नमस्कार। दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर आज हम सीरीज 3 कर रहे हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे यार आपने तो बोला था लगातार करेंगे। पीछे मैं लगातार कुछ मैटर्स में बिजी हो गया था, तो उस चक्कर में मैं नहीं कर पाया, लेकिन आई एम सो सॉरी। अब माय एम्बोलॉजीज। तो लेट अस कम फ्रॉम सीरीज 3 सेक्शन 5, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे बहुत सारी चीजें हम लर्न अनलर्न भी करेंगे। अब आप बोलोगे यार सेक्शन 5 में ऐसा क्या है, क्या ऐसा नया हो गया, अमेंडमेंट क्या हो गई जिससे पढ़ने में दिक्कत आ रही है हमारे को। तो सबसे पहले स्कीम ऑफ द एक्ट पढ़ते हैं, चाहे मैं 1961 की बात करूं, चाहे मैं 1922 की बात करूं, चाहे मैं 2025 की बात करूं। मैं जब मैंने आपको सीरीज 2 में समझाया था कि सेक्शन 4 को कैसे पढ़ना और क्यों पढ़ना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 2 सपोज 24 जो, जबकि सेक्शन 2 सपोज 49 बन गया है, जो इनकम को डिफाइन करता है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो इन तीनों एक्ट में 1922, 1961 और 2025 में सेम है, वो टोटल इनकम की बात करता था। और ये अब उसके बाद जब टोटल इनकम की बात करता है तो क्वेश्चन उठता है कि टोटल इनकम का स्कोप क्या है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम जानने के लिए या रेंज जानने के लिए हमें सेक्शन 5 पढ़ना, और सेक्शन 5 को पढ़ने के लिए प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सेक्शन 6 का पता होना जरूरी है। ऐसा क्यों? कि भैया अगर मैं मान लीजिए मेरा स्टेटस ROR है, तो भाई साहब कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर मेरा स्टेटस RNOR है, तो कौन सी इनकम टैक्स होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। और अगर मेरा स्टेटस NR है, तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। तो जब तक मुझे सेक्शन 6 के हिसाब से मुझे ये नहीं पता लग पाएगा मैं रेजिडेंट हूं, नॉन रेजिडेंट हूं या RNOR हूं, तब तक मैं सेक्शन 5 नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज हम सेक्शन 6 नहीं करेंगे, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 5 काम कब करता है और कैसे करता है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड करती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। एक बात, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब हम इश्यूज पे आते हैं। जब सेक्शन 5 की बात करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 5 ये ओल्ड एक्ट का है। अब सबसे पहला इशू जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। देखिए क्या है, सेक्शन 5(1) की बात कर रहा हूं, और सेक्शन 5(1) के अंदर देखिए तीन क्लॉजेस है, A B C। ए बोलता है रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया इनिशिएट बाय ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, और फिर बोलता है सेमी कॉलन, और दूसरा बोलता है एक्रू ऑराइजेस और डीम टू एक्रू इन इंडिया सेमी कॉलन। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, और एंड जब हम सेमी कॉलन के बाद लगाते हैं तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करता है। क्या कोई टर्म इसको कुमुलेटिवली पढ़ना है, क्या ये दोनों के दोनों सारी कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं क्लियर हूं आपको सर? मैं फिर से बोल देता हूं कि सर अगर आप मान लीजिए और लिखा है या एंड लिखता है, तो इससे हम ये समझते हैं कि क्या ये सारी चीजें हमें कुमुलेटिवली डिस्कस करनी है, हमें सेटिस्फाई करनी है, या फिर कोई एक भी हो जाए तो काम हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस, और का मतलब क्या होता है कि सर अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर ये बात तो सिंपल है, क्यों समझा रहा है? मैं इसलिए समझा रहा हूं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जो नया वाला एक्ट है सेक्शन 5(1) के अंदर, जहां पे इन्होंने A B C डाला, तो अंडरस्टैंड देखिए, आप देखिए ए के आगे सिर्फ सेमी कॉलन लिखा हुआ है, ना और लिखा हुआ है ना एंड लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे पता लगेगा कि A और B या फिर A और C, क्योंकि जब हम बात करेंगे सेमी कॉलन के बाद, सर A और C या फिर A और B, क्या सर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी है? क्या एंड तो नहीं पढ़ सकते इसके अंदर? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो बी के बाद इन्होंने सेमी कॉलन के बाद और लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन उठेगा, अब ए और बी के अंदर और पढ़ूं कि एंड पढ़ूं? तो इसको समझने के लिए प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर एक सेक्शन 222A की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 222A, जहां पे आप देखिए सर अगेन सेम सेम तरह के इशू हैं जो अब नेवल एक्ट के अंदर है, जहां पे एक दो तीन तीन कंडीशन लिखी हुई है। सर पहली कंडीशन में सिर्फ सेमी कॉलन है, कोई और नहीं लिखा हुआ, कोई एंड नहीं लिखा हुआ। वेयर एज जो सेकेंड और थर्ड के अंदर बीच में एंड लिखा हुआ है। दिस मैटर वेंट टू वेरियस वेंट टू इशू वेंट टू वेरियस हाई कोर्ट्स, जहां पे इशू उठा है सर ये जो तीन कंडीशन है, क्या मुझे क्युमुलेटिव सेटिस्फाई करनी है या फिर यहां पे मैं और पढ़ूं। तो सर वेरियस हाई कोर्ट सेड कि अगर यहां पे सेमीकोलन के बाद एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके बाद जो पहली कंडीशन में सर अगर सेमीकोलन लिखा हुआ है, वहां पे भी आप एंड पढ़ेंगे तो तीनों की तीनों कुमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब आप देखिए सर ये सेम प्रॉब्लम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन जो ब्लैक मनी एक्ट है, तो उसमें भी सेम दिक्कत है। उसमें भी तीन चीजें दी हुई है। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 के बाद सेमी ए में लिखा हुआ है सेमी कॉलन, कोई और या कोई एंड नहीं, क्योंकि बी के बाद सेमी कॉलन के बाद एंड है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शन 4 में भी सेम प्रॉब्लम है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा जब सेक्शन 4 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट कभी कहां पे एप्लीकेबल होगा, तो सर वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू
बाय रीडिंग द जजमेंट्स इन रिलेशन टू सेक्शन 222 सबसेक्शन 2A, कि बाय सेइंग इट कि सर तीनों की तीनों कंडीशन क्युमुलेटिव है। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं पहले इशू की बात करूं जो यहां पे आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि सेमीकोलन के बाद और है, तो डिपार्टमेंट ये बोल सकता है देखिए वहां पे आप सेमीकोलन के बाद एंड था इसलिए ऊपर एंड पढ़ रहे थे, तो अब यहां पे सेमीकोलन के बाद और लिखा हुआ है, तो जहां पे सेमीकोलन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पे भी आप और पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है। फर्दर सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं पुराने वाले एक्ट में जा रहा हूं फिर नए वाले एक्ट में आऊंगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है सर। वो बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम वट एवर सोर्स ड्राइव्ड विच, कहीं पे सोर्स कहीं पे भी हो मैटर नहीं करता, इज रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, आगे लिखा हुआ है सेमीकोलन के बाद और, एक्रूअराइज और डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर सेमीकोलन के बाद और, फिर एक्रूअराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया इन सच ईयर। तो इसका मतलब अगर मेरा स्टेटस आरओआर है तो ऐसे केस में ये तीनों इनकम में से कुछ भी सेटिस्फाई हो जाए, चाहे वो डीम टू एक्रूअराइज इंडिया हो जाए, एक्रूअराइज इंडिया हो जाए, चाहे रिसीट और डीम टू रिसीव इन इंडिया हो जाए, या एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया हो जाए, तीनों की सारी इनकम अगर मैं दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं जो मैं बहुत डीप डाइव करूंगा तो मैं, मेरा पर्सनल मानना ये मिथ है, पर अगर मैं लेमैन भाषा में बात करूं, सर वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, जो मेरा पर्सनल मानना है, अगेन इट्स अ मिथ जो मैं बहुत सारी जगह पे प्रूव कर चुका हूं। हैविंग सेड दैट, आप इसे ऐसे मान लें कि लेमैन लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी अगर मेरा स्टेटस आरओआर है। उसके बाद एक प्रोविजो था और प्रोविजो के अंदर ये लिखा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन नॉट ऑन रेजिडेंट इन इंडिया विद द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 6(6), 6(6) में अगर मेरा स्टेटस आरएनओआर होगा, द इनकम विच एक्रूज और अराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया shall not be so included unless it is derived from a business controlled in or profession set up in India। तो what I want to say, अगर मेरा स्टेटस आरएनओआर है 6(6) के हिसाब से, जो अब 6(13) हो गया है, मैं बाद में आऊंगा नेवल एक्ट के अंदर, तो बता 6(6) के हिसाब से अगर मेरा स्टेटस आरएनओआर है, तो ये सी में जो लिखा हुआ है ना, जो इनकम एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया होगी वो टैक्सेबल इंडिया में तभी होगी इफ इट इज दिस इनकम वाज राइट फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। अब देखिए सर, इस अमेंडमेंट को, इस प्रोविजो को इन्होंने अमेंडमेंट क्या करी, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर जब हम ए की बात करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं कोई कोई कमी नहीं है, बी भी सेम है। सी देखिए, accrue or arises to such person outside India in that year, आगे लिखा हुआ है कॉमा के आगे बट, वन such person is ordinary resident in India अंडर सेक्शन 613, मतलब मैं आरएनओआर हूं 6(13) के हिसाब से, सच इनकम शेल बी इंक्लूडेड ओनली विद इज रिसीव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशनल सेटअप इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है, जब आपने प्रोविजो को चेंज करके कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो इनकम है आरएनओआर और ये सच इनकम की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? इज इट टॉकिंग अबाउट ओनली सी और ए और बी? पॉसिबिलिटी सर मोर देन 99% बोलेंगे यार ये सी की बात कर रहा है, बिकॉज सी के साथ कॉमा डाला हुआ और उसके आगे लिखे हुआ है। तो इसको समझने के लिए ये लाइन समझिए सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। हाँ, आपकी तबीयत नासाज थी, आप डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि आपको खाना है तरबूज या खरबूजा, ये खरबूजा मान लीजिए, मैंने आप मेरा मैं खा गया शायद, बोला तरबूज या खरबूजा या आम, आगे लिखा मैंने कॉमा मगर छिलके। तो प्लीज नोट करें, आप में से बहुत सारे लोग एआई का कोर्स भी कर चुके हैं, तो जहां पे भी, और आप एआई में चेक करें, जब तीन कंडीशन लिखी हो और आगे और लिखा हो और आगे लिखा हो कॉमा के बाद बट, मतलब कॉमा के बाद मगर, तो इसका मतलब ये चौथी कंडीशन हो जाएगी। तो मोमेंट ये चौथी कंडीशन हो जाएगी, तो सर तीनों को छील के खाना है। ये जो कॉमा के आगे मगर छील के है ना, ये तीनों पे एप्लीकेबल होगा। तो व्हाट आई वांट टू से, ऐसे केस के अंदर जहां पे आपने कॉमा के आगे बट डाल दिया, अब यहां पे ये चौथी कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब कि सारी इनकम रिसीट और डीम टू रिसीव इन इंडिया, एक्रूअराइज और डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया, या फिर एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, ये तीनों इनकम आरएनओआर के केस के अंदर तभी टैक्सेबल होगी when it is derived from the business controlled in or professional setup in India। प्रॉब्लम कहां पे है सर? ये कॉमा, अगर ये कॉमा नहीं होता इन दैट ईयर के बाद, फिर जो इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट चाहता था या फिर जो पहले लिखी हुई थी वो सेम एनालॉगी आती, पर क्योंकि कॉमा इन्होंने लगा दिया, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? नौ, अब ये चौथी कंडीशन हो गई और ये चौथी कंडीशन अब तीनों पे एप्लीकेबल होगी। टेक माय वर्ड्स सर, ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? पॉसिबिलिटी है, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर जैसे आपको याद होगा सेक्शन 102 या 10
102 से 106 के अंदर, अगर आप 103 104 को ध्यान से पढ़ें, तो वहां पे पहले वर्ड लिखा हुआ था इट इज ओन्ड बाय। और प्लीज अप्रिशिएट करें, उस ओन्ड के बाद साथ के साथ उन्होंने दो वर्ड और यूज कर दिए, बिलोंग टू। और बाद में जब ये इशू उठा कि सर आप ओन्ड के साथ बिलोंग टू क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे केस में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। वो कहते हैं भैया हमारी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम जो बेनामी केसेस उनको ही पकड़ना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो पुरानी चीज लेके आ रहे हो क्या वो कर रहे हो? तो आपकी मर्जी, जहां पे मर्जी पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो यहां पे भी हो सकता है। तो एसएससी कैन आर्ग्यू कि सर आपका टारगेट क्या होगा, कि आरएनओआर के केस में ये तीनों चीजें तभी टैक्सेबल होगी व्हेन इट इज राइट फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन ऑपरेशन सेटअप इन इंडिया। तो मेरा, आप कई बार बोलोगे यार ये तो बात अजीब सी हो गई, लेकिन दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट। तो व्हाट आई वांट टू से, मैं बार बार समझाता हूं आपको कि सर अब नए एक्ट के अंदर आपको ना केवल ये समझना है कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, सर इंग्लिश कैसे पढ़नी है, इंग्लिश में कॉमा, सेमीकोलन और एंड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी अपने को समझ के तब जाके हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ सर जस्टिस कर पाएंगे फर्दर। नाउ सेकंड, अब एक इश्यू और है सर ऑफ, देखिए नोट करें सर, सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल सेक्शन 5(1) बोल रहा हूं मैं, द टोटल इनकम ऑफ एनी टैक्स ईयर, प्लीज अप्रिशिएट करें, ऑफ एनी टैक्स ईयर को अंडरलाइन कीजिएगा। और सेक्शन 2 में देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल द टोटल इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर। तो क्वेश्चन उठता है सर जी ऊपर तो ऑफ एनी टैक्स ईयर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ ऑफ अ टैक्स ईयर, क्या इंपैक्ट आएगा? टू मी आंसर इज यस। पर इसको समझने के लिए जब मैं इस हफ्ते के एंड में, मेरी कोशिश होगी मैं सेक्शन 6 को समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाएगा, समझ में आएगा कि सर ऑफ टैक्स ईयर, ऑफ एनी टैक्स ईयर का कितना बड़ा इंपैक्ट आया। तो इस क्वेश्चन को यहां पे इसलिए प्लीज पार कर दीजिए। नाउ अब नोट करें सर, दो एक्सप्रेशन थी जो सेक्शन 5(1) में लिखी थी। देखिए ये सेक्शन 5(1) में दो एक्सप्रेशन थी जो इन्होंने, जिसको एक्सप्रेशन को मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। एक्सप्रेशन 1 ये बोलता था, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया शेल बी नॉट बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 और सेक्शन बाय रीजन ओनली ऑफ द एक्ट दैट इट इज टेकन इनटू अकाउंट द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। वो ये कहता है कि भैया अगर आपने बैलेंस शीट में कोई फिगर डाल दी है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है। पहली बात तो आप बहुत समझ लें सर। सर डीम टू रिसीव्ड कहां पे होगा? जहां पे सेक्शन ने प्रोवाइड किया। जैसे मैं बताता हूं आपको, सर पहले वाले सेक्शन में सेक्शन 8 था या सेक्शन 198 था इन रिलेशन टू टीडीएस, कि जो टीडीएस आपने काटा है ना वो डीम टू बी रिसीव्ड है। तो अगर कोई चीज डीम टू बी रिसीव करनी है तो वहां पे डीबी फिक्शन रिसीविंग के लिए डालना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, इसका पर्पस क्या है? अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट अस से कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन में लेट अस से आपकी कोई एक फॉरेन एंटिटी भी है जिसको कंसोलिडेशन करने के लिए इंडियन लॉज के हिसाब से आपको बैलेंस शीट को इंडिया में कंसोलिडेशन करना है। अब ऑफिस बाद जब कंसोलिडेशन करोगे तो जो वहां की जो इनकम होगी उसको भी यहां पे डालोगे, रेवेन्यू को डालोगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन उठता है कि मेरे लिए अगर मैं बैलेंस शीट में कंसोलिडेशन कर रहा हूं, जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है या सेबी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उससे क्या ये मान लिया जाएगा कि क्या ये इनकम इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया? आंसर इज नो। अंडरस्टैंड दिस इनकम वाज एक्रू और आउटसाइड इंडिया। और वो जो बाहर जो कंपनी है, वो जो आपकी सब्सिडरी है या फिर कोई और कोई एंटिटी है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एसोसिएट कंपनी है, वो तो बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तो उस केस में तो सेक्शन 5(2) लगेगा। तो इनकम एक्रू और आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल हो नहीं सकती। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, तो इसको इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि मेरे लिए अगर आप बैलेंस शीट में फिगर डाल देते हो उस केस के अंदर, अब ऐसे केस के अंदर सर उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं बन पाएगी। पर प्लीज रिमेंबर एक जजमेंट है सर, 44 आईटीआर 720, सर पैरा नंबर 11 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की, और 1962 पे आई थी सब समथिंग। इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था, देयर वाज अ जापानीज कंपनी जिसके साथ कोई एग्रीमेंट चल रहा था, 1949-50 का कुछ इशू था, 49-50 का, तो ओल्ड एक्ट में 1922 के अंदर। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में क्लोज किया। द इशू वॉज द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ये था कि उस टाइम पे क्योंकि ये पैसा जापान में कोई कंट्री में कोई इशू चल रहा था, वो पैसा इंडिया से वहां भेजा नहीं जा सकता था, तो वहां पे देर वॉज माइका की सप्लाई का कोई कमीशन इनकम थी। तो देर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन जापानीज कंपनी एंड इंडियन कंपनी विच सेज दैट कि आप इसको आपने अलग अकाउंट में आप डालेंगे, और वो अकाउंट में जो पैसे पड़े होंगे, जो अकाउंट फॉर करोगे, जो क्रेडिट करोगे आप, वो हमारे डिस्पोजल पर रहेगा। मतलब हम बताएंगे उस पैसे को कैसे खर्च करना है। तो बाय रीडिंग द पर्टिकुलर टर्म्स, वो आपने एग्रीमेंट का टर्म पढ़ते हुए, सो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट की जजमेंट को
सर कंफर्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, कि भैया जब ये टर्म्स की बात करते हैं, डीमी फिक्शन की तो बाद में बात करेंगे, ये टर्म्स बोल रहा है यार, ये चीज जो पैसे है ना जो आपके अकाउंट में क्रेडिट पड़े हुए हैं, ये डिस्पोजल है जापानीज कंपनी के इन इंडिया। तो क्योंकि ये जापानीज कंपनी की इन इंडिया है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट बन गई, और रिसिप्ट बन गई तो इसलिए टैक्सेबल इंडिया में बनेगी। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, ये भी ये पर्टिकुलर केस लॉ समझाता है कि सर एक चीज के एवरमेंट का इस चीज लिखने से सर क्या टैक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ फर्दर, अब क्वेश्चन उठता है इन्होंने यहां पे क्या किया। इन्होंने जो एक्सप्रेशन 1 था उसको उठा के सर सब्सेक्शन 3 बना दिया, जहां पे बोला सेम कॉपी income accruing or rising outside India shall not be deemed to be received in India under this section by reason only of the fact that it is taken into accordance with the balance sheet prepared in India। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताया वो राइटर क्या है। बट प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, आज तक कोई जजमेंट ऐसी नहीं आई है जिसने बोला कि अगर कंसोलिडेशन की वजह से अगर कोई इनकम आप यहां पे दिखा रहे हो तो ऐसे केस में इंडिया में टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। तो मेरा पर्सनल मानना है ये क्लैरिफिकेटरी है और मोर प्रिकॉशनरी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिकॉशन पड़े रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देर वॉज फ्यू पीपल कुड से कि ये सेक्शन नहीं भी होता तो भी काम चल जाता, पर मेरा पर्सनल मानना है मोरा क्लैरिफिकेटरी प्रिकॉशनरी है, ज्यादा वर्ड लिखने से दिक्कत नहीं है, कम लिखने से दिक्कत है। सेकंड, एसडीएन 2 इन्होंने जो ऐड किया, जहां पे इन्होंने बोला फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट इनकम व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ इट हैज accrued or arisen or deemed to accrue or arise in India shall not be again so included on the basis of it is received or deemed to receive in India। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सही, इन्होंने यहां पे फिर अगेन क्लैरिफिकेटरी उन्होंने बोला कोई इनकम अगर टोटल इनकम में इंक्लूड है, लेट अस से इनकम एक्रू और राइज आज हुई, रिसीव 2 साल बाद हुई, तो क्वेश्चन उठता है क्योंकि मैंने एक्रू और राइज पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, उसके बाद 2 साल बाद क्या रिसीव पे दोबारा टैक्स दूंगा? आंसर इज नो। तो उन्होंने कहा जो इनकम इंक्लूड हो चुकी है, लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग इज मेयरली क्लैरिफिकेटरी, व्हाई इट इज सो। द मोमेंट जितनी भी इनकम है आपकी, हमेशा मान के चलें सर, जितने भी हेड्स में इनकम है सारी की सारी हेड की इनकम एक्रू और अराइज पे टैक्सेशन होता है। रिसीव उसके लिए लगता है या तो डीम टू बी रिसीव्ड हो, या फिर जो इनकम कभी आपकी एक्रूअराइज नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं गिफ्ट, गिफ्ट कभी भी एक्रूअराइज नहीं होता, किसी की ड्यूटी नहीं है। इफ यू रीड ईडी ससून 1954 26 आईटीआर 27 which says that accrual is not only if you have earned, other person should have a liability to pay it also। किसी की लाइबिलिटी होनी चाहिए, तो गिफ्ट में किसकी लाइबिलिटी है? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, कुछ इनकम ऐसी होती है जो कभी एक्रूअराइज नहीं होती, तो रिस्क बेस पर वही टैक्सेशन होता है। तो इनकम हमेशा टैक्सेशन एक्रूअराइज पे होती है, और जैसे ही वो एक्रूअराइज हो जाता है इनकम टैक्सेबल होगी नहीं होगी डिपेंड करता है इट इज एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, या डीप टू एक्रूअराइज इन इंडिया, ये भी हो सकता है। सब्जेक्ट टू योर रेजिडेंस स्टेटस टैक्सेबिलिटी वही फॉर्म हो जाएगी। तो जैसे ही मान लीजिए वो इनकम, लेट अस से मैं एग्जांपल लेता हूं आपको मर्चेंट नेवी का, वो जो लोग जो शिप में काम करते हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा वो जो शिप्स हैं वो नॉर्मली सर ये कंफर्म करती है कि वो जो व्यक्ति शिप पे बैठा है वो 182 दिन से ऊपर इंडिया से बाहर है। जब मैं 182 दिन से इंडिया से बाहर कर मतलब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करता, 200 नॉटिकल माइल्स के दूर बाहर ही रहते हैं। तो मोमेंट आई बिकम आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 1 to 2 days और मैं जॉब के लिए हूं, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसे केस में हमेशा मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अब क्योंकि मेरी इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हुई है और मेरा स्टेटस एनआर है, तो सेक्शन 5(2) क्या कहता है कि भैया इनकम एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल इंडिया मेरे हाथ में नहीं होगी। तो लेकिन क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट यहां पर है, मेरी फैमिली यहां पर है, तो ऐसे केस में शिप वो जो जो शिप का जो मालिक है वो मेरी इनकम को क्रेडिट करेगा इंडिया में। पर क्योंकि जब जिस टाइम पे इनकम मैंने सर्विस दी उस टाइम पे इनकम चेक करनी है मुझे, अब वो डेट बन गया शिप ओनर के नाम पे। अब जो पेमेंट है जो मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है वो रिपेमेंट ऑफ डेट है। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में लिखा हुआ है जो इनकम के नेचर में वो आपको रिसीव होनी चाहिए। जब रिसीव हो रहा है वो तो डेट रिसीव हो रहा है। मैं क्लियर हूं आपको सर? द कंसेप्ट ये समझना बहुत जरूरी है, आपको रिसीव किस तरह से हो रहा है, इज इट अ डेब्ट और एज इनकम। तो क्योंकि इनकम तो पहले एक्रूराइज हो चुकी है, जब इनकम एक्रूराइज हो चुकी है अब इट इज द नेचर ऑफ डेट इन रिलेशन टू शिप ओनर। तो शिप ओनर जब पेमेंट कर रहा है उस सैलरी की वो इन रिलेशन टू डेट कर रहा है, तो क्योंकि इट इज नॉट रिसीव्ड एज इनकम तो इसलिए इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं आ पाएगी। हैविंग सेड दैट दिस पर्टिकुलर सबसेशन, अब नो एक्सप्रेशन को इन्होंने सबसेशन 4 में बना दिया, सेम कॉपी कोई चेंज नहीं। पर हैविंग सेड दैट कुछ लोगों का मानना है कि सर ये 2 सेक्शन नहीं भी होते तो भी चल जाता, मेरा ही पर्सनल मानना है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये भी है
सर जितना क्लैरिफाई ये कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि यहां से अब उड़ा देंगे तो अब डिपार्टमेंट को तो आपको पता है, वो बोलेगा भाई साहब अब उड़ा दिया, इसका मतलब अब ये चाहते हैं कि टैक्स हो जाए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। एनीहाउ, अब लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कुछ लीगेसी इश्यूज रहते हैं? आंसर इज यस। अब लीगेसी इशू क्या है? सर मैंने बताया सर, सेक्शन 4 में मैंने जब हम डिस्कस किया था, मैंने बताया था इट इज नॉट द इनकम विच इज द टोटल इनकम विच हैज टू बी टैक्स्ड। तो अंडरस्टैंड, उसमें टेस्ट क्या बताए थे? पहले आपको चेक करना है, इट हैज टू बी टेस्ट द पास द टेस्ट ऑफ इनकम फर्स्ट। और इनकम क्या होनी चाहिए? सेक्शन 5 में रेफर्ड होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटेड इन द मैनर रिलेटेड टू दैट। मतलब 3 टेस्ट पास होंगे। पहला इनकम, सेक्शन 224 जो सेक्शन 249 बन गया, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो 224 में इनकम बननी चाहिए, फिर वो इनकम सेक्शन 5 में रेफर्ड होनी चाहिए, और उसके बाद कंप्यूटेशन। तो क्योंकि हम आज सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 5 के टेस्ट की बात करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल देके जाता हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर लेट अस से कोई ऐसी इनकम है, लेट अस से टॉक अबाउट डीम टू बी लेट आउट, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेट अस से आपके 10 घर हैं। अब ऑफिस बात है, डीम टू लेट आउट के ना 2 घर आप एग्जेंट कर सकते हो। क्वेश्चन उठता है वो 8 घरों का क्या होगा अगर आपने किसी को किराए पे नहीं दिया? वैकेंसी अनाउंस होता मिलता है जब आपने कभी किराए पे दिया हो और बाद में खाली हो गया हो। अब क्योंकि जो घर कभी आपने दिया नहीं, तो क्या डीम टू बी लेट आउट पे टैक्स हो पाएगा? अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी हमने सेक्शन 5 पढ़ा, वो क्या बोलता है? या तो एक्रूवराइज या फिर रिसीव्ड। माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने घर किसी को किराए पे ही नहीं दिया, जब मैंने घर किसी को किराए पे ही नहीं दिया, तो क्या इनकम एक्रूवराइज हो रही है? किसकी लाइबिलिटी है मुझे पे करने की? सर टैक्स, सर एक्रूवराइज नहीं हो रही। दूसरा कंसेप्ट है, क्या ये अमाउंट रिसीव हो रहा है? आंसर इज नो। किससे रिसीव हो रहा है? कौन देगा मुझे? तो मेरा क्वेश्चन है, जब सेक्शन 5 का टेस्ट ही नहीं पास कर रहा और टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी कैसे आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बहुत जरूरत है। तो मेरा पर्सनल मानना है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जहां पे भी इनकम डेफर्ड हो रही हो या फिर जहां पे डीमी फिक्शन हो, तो हमेशा ध्यान रखिए सर, टोटल इनकम का कंसेप्ट चेक करें। और ऐसे में आपको, अगर आप बात करेंगे, मैं 70-80 इनकम बता सकता हूं जो मेरा पर्सनल मानना है कि टोटल इनकम का टेस्ट पास कर ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में जब टोटल इनकम टेस्ट पास नहीं करेगा, तो प्लीज प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वो जो लीगेसी इश्यूज है वो आज भी खड़े हैं जो पुराने एक्ट में थे। तो इन बातों को प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आखिरी लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी टैगलाइन है, या तो अगले 3 फाइनेंस एक्ट में इतनी अधिक अमेंडमेंट होगी जितनी आपने 30 वर्षों में नहीं देखी होगी, या फिर आने वाले 5 वर्षों में लिटिगेशन सर 30 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। तो प्लीज इस लॉ को थोड़ा ध्यान से पढ़ें सर, इंटरप्रिटेशन कैसी है उसको समझें। और जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारे एक्ट समझ में आएंगे। आपको ये सेमिनार कैसा लगा, ये वेबिनार कैसा लगा, प्लीज बताइएगा सर। और कोई इशू हो तो प्लीज बताइएगा, मेरी कोशिश होगी अगले हफ्ते में मैं कम से कम 2 या 3 आपको और यूट्यूब की नई नई चीजें आपको दूंगा। विद दिस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ध्यान रखिए अपना।